दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का करेंगे, जो कि विभिन्न पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी आईएएस में पूछे जा चुके हैं और पीसीएस में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी पीसीएस एग्जाम्स किसी भी स्टेट का हो उसके लिए उपयोगी होंगे और जनरल कंपटीशन के लिए भी उपयोगी होंगे। जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा, बीएसएससी इंटर लेवल एवं अन्य स्टेट में भी जो एसआई के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ के सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये इंडियन पॉलिटी का PYQ कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो किस वाद में ऐसा बोला था? तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में बोला गया था। ठीक है, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में बोला गया था। बी आंसर होगा। ठीक है, बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ठीक है, तो इसमें से उस वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। ठीक है, एक तरफ वाद दिया गया है, एक तरफ उसकी क्या उस काम दिया गया था उसके बारे में कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो वो इलेक्ट करना है। देखिए, इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत। ठीक है, इंदिरा साहनीवाद में क्या था? तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत मतलब क्रीमी लेयर इसमें था। ठीक है, इंदिरा साहनीवाद में ये सही है। विशाखावाद क्या था? तो अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण करना था विशाखावाद में। और मेनका गांधीवाद में क्या था? तो अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्ज्य नहीं है, ये था मेनका गांधीवाद में। और बेला बनर्जीवाद में विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, ये गलत है। ठीक है, ये मैच नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैच है लेकिन डी मैच नहीं है। देखिए एक्सप्लेनेशन, विकल्प डी युग्म त्रुटिपूर्ण है। बेला बनर्जीवाद पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधी वाद में माना गया है। ठीक है, जो विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधी वाद में माना गया था, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 से पढ़ना। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अपीलीय सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे से समझ आएगा। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों से उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का वर्णन करता है, जबकि अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों से संबंधित है। अनुच्छेद 134A
उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 ए को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ आएगा। उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को निम्न शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है। संविधान के निर्वचन के मामले में अनुच्छेद 32, सिविल मामले जिसमें सांविधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं अनुच्छेद 133, आपराधिक दांडिक मामले जिसमें सांविधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं अनुच्छेद 134 और विशेष इजाजत से अपील अनुच्छेद 136। ठीक है, विशेष इजाजत से अपील तो अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। और देखिए संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णय या अंतिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जब संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनेक उच्च न्यायालयों ने भिन्न भिन्न निर्णय दिए हों और उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया हो। संवैधानिक मामलों में की गई अपील की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। तो यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या है? मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है? नहीं, तीनों अधिकार है इसके पास। यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है सर्वोच्च न्यायालय? नहीं। यह मतलब पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत। सर्वोच्च न्यायालय जो है यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। डी सही हो जाएगा। ठीक है, सही पूछ रहा था, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 132 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 और 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण है। ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त क्षेत्राधिकार है मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो अनुच्छेद 142 के तहत दाखिल की जा सकती है। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 4 SCC 300
88 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137 है। ठीक है, अनुच्छेद 137 है, ए आंसर होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137 है, ए आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। संविधान का अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत किया गया है। ठीक है, अपने द्वारा जो अगर निर्णय दिया गया हो उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले, तो उसका भी पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 के तहत किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, ये सही है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, किसमें? अनुच्छेद 137 में प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 137 में, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 122 के तहत किया गया है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 122 के तहत, बी आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, मतलब राज्य कोई अगर कानून बनाता है और वो संविधान के अनुसार नहीं है तो उसको अवैध घोषित किया जा सकता है, यही न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे समझ आएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि राज्य द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें असंवैधानिक एवं शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाती है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। क्या अधिकार है न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, यही है, ए आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। क्या अधिकार है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है? तो भारत में भी और यूएसए दोनों में है प्रचलित। ठीक है, भारत में भी और अमेरिका में भी प्रचलित है न्यायिक पुनर्विलोकन, डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे समझ आएगा। विधायिका और या कार्यपालिका के कृत्यों की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा किए जाने को न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के
संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, मतलब कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, लेकिन भारत और अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। अगर मौलिक अधिकार को हटा करके कहीं और रख दिया जाता है तो असंवैधानिक होगा। ठीक है, वही बोल रहा है कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे समझ आएगा। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, क्योंकि भाग 3 का अनुच्छेद 13(2) यह उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनती हो या कम करती हो, और यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, एक्सप्लेनेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। डी आंसर होगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है? तो कौन है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो है संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है। डी आंसर हो जाएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान का अभिरक्षक या कस्टोडियन है। डी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारत के उच्चतम न्यायालय का शुभारंभ 28 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थान दिया गया है। उच्चतम न्यायालय को संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 में उपबंधित किया गया है। संवैधानिक शासन पद्धति में भारत के उच्चतम न्यायालय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान की व्याख्या में इसका निर्णय अंतिम है। यह भारत के संविधान हमारे मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है। ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है भारत के संविधान का अभिरक्षक है, कस्टोडियन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को है। बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है किसको? तो संसद को है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है किसको? तो संसद को दिया गया है। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है तो संसद को दिया गया है। सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन।
संविधान के अनुच्छेद 138(1) के अनुसार विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। सी आंसर होगा, संसद द्वारा विधि बनाकर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है, देखना है। तो उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। तो ऐसा नहीं, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। तो ये गलत है। जो अगर निर्देशित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा तो ऐसा जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है कि वो अपना मत दे। और दूसरा देखते हैं, परामर्शी अधिकारिता के शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तो ये सही है। परामर्शी अधिकारिता के शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तो ये सही है दूसरा। और परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये सही है, बाध्यकारी नहीं होता है। अगर कोई परामर्श दिया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को तो ये बाध्यकारी नहीं है, लागू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया गया उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये सही है, दूसरा तीसरा सही हो गया। उच्चतम न्यायालय को, चौथा देखते हैं, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो ऐसा नहीं, ठीक है, केवल एक ही निर्देश नहीं, मतलब कि और भी दिए जा सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो ये गलत है। तो दूसरा और तीसरा सही हो गया, सी आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से दो प्रकार के विषयों पर सलाह मांग सकता है। पहला, लोक महत्व के विषय में विधि या तथ्य संबंधी, और दूसरा किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते या अन्य समकक्षीय विषयों पर। प्रथम मामले में परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, किंतु द्वितीय मामले में वह परामर्श अवश्य देता है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देश पर सुनवाई 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ करती है। ठीक है, न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि एक बार में केवल एक ही परामर्श हेतु निर्देश दिए जाएं। मतलब कि यह आवश्यक नहीं है कि एक बार में केवल एक ही परामर्श हेतु निर्देश भेजे जाएं। सी सही है, मतलब दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है। डी आंसर हो जाएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब देता है? तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है। मतलब कि जब परामर्श मांगता है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से तभी देता है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 143(1) के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में
राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उससे ऐसा परामर्श के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। कैसे सलाह देता है? भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। स्वप्रेरण पर, व्यापक लोक के हित के किसी विषय में नहीं। जब मांगता है तभी देता है ना। यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, ठीक है, तो दूसरा सही हो गया। केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है, नहीं, ये भी गलत हो गया। पहला भी गलत और तीसरा भी गलत। दूसरा सही है। यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, राष्ट्रपति अगर ऐसा कोई सलाह मांगता है उच्चतम न्यायालय से तभी देता है। दूसरा सही, तो बी आंसर होगा। ठीक है, बी आंसर होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्य के व्यापक महत्व के सारवान विषयों पर सलाह देता है यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किया था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। गुजरात में विधानसभा के चुनाव 2002 को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया। यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय से परामर्शी अधिकारिता का उल्लेख करता है। ध्यान रखेंगे इसको। परामर्शी अधिकारिता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? कौन अनुलंघनीय मौलिक ढांचा है? तो वो है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 है। अनुलंघनीय मौलिक ढांचा है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय ढांचा घोषित किया गया है? तो अनुलंघनीय ढांचा घोषित किया गया अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227। 1, 2 और 3 ए आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 ए आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 32, 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है। इन तीनों अनुच्छेदों को केशवानंद भारती वाद में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे इसको, अनुलंघनीय मौलिक ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 में है ना, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, और उच्च न्यायालय को कौन से अनुच्छेद में है? तो 226 के तहत। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष कम से कम होना चाहिए उच्च न्यायालय का एडवोकेट, तभी वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष कम से कम उच्च न्यायालय में ये एडवोकेट होना चाहिए, वकील होना चाहिए। देखिए एक्सप्लेनेशन बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए और अच्छे से और चीज़ें पता चलेंगी। संविधान का अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप करेगा। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 124(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। क्या क्या? वो भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, मतलब कि किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या भारत के या वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, तभी वह सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। ये योग्यता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है किसके द्वारा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाती है। बी आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार से शपथ ली जाती है। देखिए क्या है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाती है। बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। प्रश्नगत शपथ का प्रारूप संविधान के अनुसूची 3 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप है। इस प्रकार सही विकल्प बी होगा, ध्यान रखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो कौन से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ठीक है, मूल अधिकारों का प्रवर्तन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन आता है। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी रिट निकाल सकते हैं। शेष सभी प्रश्नगत मामले उच्चतम न्यायालय की ही अधिकारिता में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट ये एक्सप्लेनेशन देखिए। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 139 क में है। ठीक है, अनुच्छेद 139 क 139 क में है।
देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 139 क में है। ध्यान रखेंगे इसको 139 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया? तो अनुच्छेद 355 है। ठीक है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 के अपने एक फैसले के तहत प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अनुच्छेद 355 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रवासी पंचाट अधिनियम 1983 अवैध रूप से भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा था। इस कानून के रहते केंद्र अनुच्छेद 355 के तहत देश की सुरक्षा एवं संरक्षा के अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला असम में भारी संख्या में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के संदर्भ में दिया था। अनुच्छेद 355 में उपबंधित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। ठीक है, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 355 के अनुसार। ठीक है, संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि इस तरह के और भी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाया जा सके और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।